यहीं बगल में 12 साल का बच्चा महेवा में वर्मा परिवार का हमारे सामने थर्माकोल पर मर जाता है। पुलिस वाले दौड़ते हैं, बचा नहीं पाते हैं। थर्माकोल के नाव पर आदित्य वर्मा नाम था उस बच्चे का। आप कह रहे हैं कि लड़ाई किससे? हम कहते हैं काम की चर्चा समाजवादी घर घर कर दिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एक भी सीट जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो तो 3 सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया। आज आप बता दीजिए कि गैस सिलेंडर की स्थिति देख लीजिए, 1000 प्लस हो गया। कड़ुआ का तेल 200 प्लस हो गया। अच्छा, इतनी महंगाई है, इतनी भ्रष्टाचार है, इतना कुशासन है, उसके बावजूद फिर सवाल विजय बहादुर यादव से मेरा यही है जी कि 2014 के लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो आपकी सरकार थी। उसके बाद 2017 में आपकी सरकार चली जाती है। जी फिर लोकसभा का चुनाव होता है और फिर बीजेपी बाजी मार ली जाती है। आपका गठबंधन बसपा से भी था, मतलब आप लोग सब लोग एक साथ मिलकर लड़े और तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। और अखिलेश निषाद को न्याय दिलाने में इनकी भूमिका नहीं होती। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जिसमें 5 साल सरकार को चलाते हैं आदरणीय संजय निषाद जी। उनके लड़के कमल के फूल से सांसद होते हैं। एक बार उस अखिलेश निषाद को नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं कि हर किसान शहीद होंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोग लड़ा तो 45 लाख रुपया और नौकरी मिली। पत्रकार बंधु मारे जाते हैं, 50 लाख रुपया आवास और नौकरी मिली। हम कहना चाहते हैं इसी संजय निषाद जी से, अखिलेश भी अगर आप शहीद मानते हैं तो अखिलेश को आपने क्या करवाया? ये समाज देख नहीं रहा, हिस्सेदारी निभा रहे हैं। थाने पे दुर्दशा होती है, संजय निषाद का पता नहीं लगता है। आप कहीं कोई घटना घटती, संजय निषाद का पता नहीं लगता है। संजय निषाद, आप बता दीजिए, आज आरक्षण की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा की एक कार्रवाई में बता दें, एक कार्रवाई में बता दें, जब से सांसद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से एक कार्रवाई दिखा दे जिसमें आरक्षण के बारे में उनके 300 पार कभी आप हुए नहीं। बीजेपी तो कर रही है 350, मतलब 300 से ऊपर उसको सीट मिला था 2017 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन आपके पास कौन सा फार्मूला है कि 400 पार आप बात कर रहे हैं? वो सारा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, और आप 2017 के और 2014 के इनके घोषणा पत्र को देख लीजिए। इनके जितने वादे हैं, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे युवाओं को, एक बता दीजिए कि कहाँ नौकरी का सृजन हुआ, कहाँ बच्चे पाए। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और ग्रामीण विधानसभा से संभावित समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजय बहादुर यादव जी। विजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों पर आते हैं। गोरखपुर ग्रामीण से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, क्या चुनौती आ रही है सबसे पहले आपके सामने? हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो पिछला 5 साल का कार्यकाल 12 से 17 तक का समाजवादी पार्टी का है, उस कामों को आम जनता के बीच में याद दिलाने के बाद और आज के कामों की तुलना करने के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था 2017 में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन्होंने एक से एक बढ़कर के वादा किया था। भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएगी भाजपा की सरकार। आज आप गोरखपुर में देख लेंगे, हम लोग चल रहे हैं जिस देवरिया बाईपास रोड पर, आज जस्ट दाहिने तरफ आपका रामगढ़ ताल थाना है। जेएन सिंह के, इंस्पेक्टर जेएन सिंह के कृत्यों के बारे में पूरा देश, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तो हो गई सर ना? जेएन सिंह तो जेल में है, अभी तो मुद्दा रहा नहीं। देखिए, मनीष गुप्ता की पत्नी मनीष गुप्ता की पत्नी जो है कह रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार उनके मामले में अच्छा काम की, तो इस मामले को समाप्त किया जाए ना सर। देखिए, आपको हम बता दें, एक व्यक्ति के मानने से समाज नहीं मान लेगा। अब उनका वह विषय को संतुष्ट हो सकती है। आप यह बता दीजिए, यही कृष्णा प्रेस के होटल के मैनेजर का वर्जन आप सुन लीजिएगा, आप गोरखपुर लाइव से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई बार उदाहरण पेश किए गए पुलिस वालों के द्वारा, आए दिन छापेमारी की जाती रही है और छापेमारी में हमेशा जो हमारे गेस्ट आते थे उन गेस्टों को परेशान किया गया था। ये बड़ी घटना हो गई जो सामने दिखाई दी। अगर ये बड़ी घटना न होती जेएन सिंह के द्वारा तो ये घटना सामने नहीं आती, और उसमें बहुत बड़ा समाजवादियों का योगदान रहा उस घटना में। हमारे पास खुद 3:30 कॉल आया था लखनऊ से कि उस घटना, हमने जेएन सिंह से बात करने का प्रयास किया
और जयंत सिंह ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। हमने मेडिकल बात किया तो हमको पता लगा कि नहीं, मनीष गुप्ता मर चुके हैं। उसके बाद हमने ऊपर बताया, यहाँ हमने अपने जिले के जिलाध्यक्ष से बात किया, पूरे संगठन के लोग लगे रहे और उसके बाद आज स्थितियां हुई। आप उस घटना को छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए। अभी एक हफ्ता के अंदर खाकी की वर्दी फिर दागदार हुई है। इसी गोरखपुर में एक 13 साल नाबालिग बच्ची के साथ एक सिपाही मुंह काला करता है। आज जो बाद में सस्पेंड हुआ, सारी चीजें हैं, ये बातें आ कहां से रही हैं? इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जयंत सिंह जैसी घटना एक बता दीजिए हमको, पूरे प्रदेश में एक घटना बता दीजिए कि किसी गेस्ट को समाजवादी पार्टी की सरकार में अब फला जगह मार दिया गया था, हमको आप बता दीजिए। फर्जी इनकाउंटर। आज तो लोग गुंडे से डरते थे, अब तो पुलिस की वर्दी रात में दिखाई दे 2 बजे, आज पुलिस की फोर्स आई हो तो हम तो यह समझते हैं घर से निकलना, लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम घर से निकलेंगे या हमको किडनैप करके ले जाएंगे और कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी न हो जाए, थाने तक पूछताछ के न लिए जाए, किसी बहाने हमको उठा ले हुआ, तो स्थिति कुछ और हो सकती है। पहली चीज सुशासन के बारे में हमने ये बात बताई आपको। रही बात, इन्होंने कहा कि एक भूख का मामला आप ले लीजिए, पूरे गोरखपुर की बात हम करते हैं। आज आप बता दिए 400 रुपया सिलेंडर पे उनको सिलेंडर महंगा दिखाई दे रहा था। कड़ुआ का तेल 60-65 था तो महंगा था, डीजल पेट्रोल 50 और 60 था तो महंगा था। आज आप बता दीजिए कि गैस सिलेंडर की स्थिति देख लीजिए, 1000 प्लस हो गया, कड़ुआ का तेल 200 प्लस हो गया। अच्छा, इतनी महंगाई है, इतनी भ्रष्टाचार है, इतना कुशासन है, उसके बावजूद फिर सवाल विजय बहादुर यादव से मेरा यही है जी कि 2014 के लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो आपकी सरकार थी, उसके बाद 2017 में आपकी सरकार चली जाती है जी, फिर लोकसभा का चुनाव होता है और फिर बीजेपी बाजी मार ली जाती है। आपका गठबंधन बसपा से भी था, मतलब आप लोग सब लोग एक साथ मिलकर लड़े और तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। इसका कारण क्या था? आप एक तरफ कह रहे हैं कि जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। इस मुद्दे पर हम आ जाते हैं जी। राष्ट्रीय और विशेष करके जो आम जनता के बीच में राष्ट्रीयता और देशभक्ति को भुनाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी। देशभक्त नहीं है? नहीं, हमारी बात को पूरा होने दीजिए, हमारी बात को पूरा होने दीजिए। मानना है कि बीजेपी देशभक्ति पार्टी? नहीं, हमारी बात को पूरा होने दीजिए, बात पूरा हो जाए तो आप क्वेश्चन करिए। उसको भुनाने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र किया, हमारी बात को पूरा होने दीजिएगा। आपने देखा होगा कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया, आज उनके राज्यपाल हैं, आज उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, आज उनके पास रक्षा मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर तीनों सेनाएं उनके पास हैं। एक समय था 2014 के पहले, वह कहा करते थे कि अरे यार घुसपैठ कैसे हो गया, आरडीएक्स कैसे आ गए, हथियार कैसे आ गए। आप बता दीजिए, हम वही बात 2014 आपको 2019 पर लाना चाहते हैं। 2019 के पहले जो 41 सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में, किसकी सरकार थी और कहां से हथियार आए? तो सेना पर आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सरकार पर उठा रहे हैं कि सेना पर उठा रहे हैं? हम सरकार की व्यवस्था पे, आप बता दीजिए, सेना पर उठा रहे हैं कि सवाल? सरकार की व्यवस्था पे हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि वही अमित शाह जी और वही बीजेपी के लोग बार बार क्वेश्चन करते थे कि आज बता दो केंद्र में किसकी सरकार है, यह कहां से आतताई आ रहे हैं, कैसे आरडीएक्स आ रहा है। तो मामला तो सरकार बोलो उठाए ना, हम भी आज कहना चाहते हैं आज कैसे घटनाएं घट रही हैं। अभी हम आपको पीछे 19 के चुनाव में जो हमने कहा ना कि राष्ट्रभक्ति फर्जी जगा दिया इन्होंने, कैसे आ गए बता दीजिए, हम कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। और उस हादसे के बाद बच्चों को गुमराह करके गांव-गांव नारा लगवाया गया कि देश है तो सब कुछ है, और उसमें सब लोगों का दिल पिघल गया। आज लोग हकीकत जानने लगे हैं जब कश्मीर को 3 हिस्से में बांट दिए और उसके बाद भी बिहार का मजदूर मारा गया। कश्मीर में 370 हट गया, कश्मीर में धारा 370 था, 370 को विजय बहादुर या आपको क्या लाभ है? आप जमीन गोरखपुर में खा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पहन नहीं पा रहे हैं, कड़ुआ तेल खरीदने की स्थिति नहीं है, जो कलछुल से डालते थे वो चम्मच से डाल रहे हैं। गैस सिलेंडर पर हमारे गरीब साथी आज लकड़ी बनाने के लिए तैयार हैं, हम 370 का प्रयोग करके वहां जाकर के 370 हटने से वहां जमीन खरीदनी चाहिए। ठीक है, स्थानीय मुद्दे पर ही आते हैं, आपकी बात सहमत।
आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से डॉक्टर संजय निषाद कभी चुनाव लड़ा करते थे, मतलब 2017 के चुनाव में, और 33,000 वोट पाए थे, 33,000 के करीब, और आप रनर अप रहे थे। सवाल फिर आता है, संजय तो चले गए बीजेपी के साथ, एमएलसी बना देगा, अब तो निषाद आपके साथ नहीं है, तो फिर तो चुनाव आप हार जाएंगे ना सर। आप ही के इस उत्तर का जवाब आप खुद दे चुके हैं जी। किसी के गठबंधन से, और जब तक मन का गठबंधन न हो, आज जब व्यक्ति परीक्षा दे चुका होता है, हम पूछना चाहते हैं, अखिलेश निषाद की हत्या होती है आप ही की सरकार में? नहीं, आप ही की सरकार में। अखिलेश निषाद शहीद होता है, जो भी हो, जिस सरकार की, देखिए, और अखिलेश निषाद को न्याय दिलाने में इनकी भूमिका नहीं होती। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जिसमें 5 साल सरकार को चलाते हैं आदरणीय संजय निषाद जी, उनके लड़के कमल के फूल से सांसद होते हैं। एक बार उस अखिलेश निषाद को नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं कि हर किसान शहीद होंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोग लड़ा तो 45 लाख रुपया और नौकरी मिली। पत्रकार बंधु मारे जाते हैं, 50 लाख रुपया आवास और नौकरी मिली। हम कहना चाहते हैं इसी संजय निषाद जी से, अखिलेश भी अगर आप शहीद मानते हैं तो अखिलेश को आपने क्या करवाया? ये समाज देख नहीं रहा। संजय निषाद से खतरा नहीं है आपको? कौन सा खतरा? अरे भाई, ग्रामीण में 33,000 संजय निषाद वोट पाते थे, उस समय उनका वजूद, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है, इस समय तो एमएलसी है, लड़का सांसद हो गया, तमाम चीजें सत्ता में है। अब आपको नहीं लगता निषादों के सबसे बड़े नेता भी हैं वो कहते हैं कि मैं निषादों का सबसे बड़ा नेता हूँ। एक बार कोई जादू टोना चल जाता है किसी का, आज जब एक बार कोई किसी पद पर आसीन हो जाता है तो जनता काम का मूल्यांकन करती है, जाति का मूल्यांकन तब नहीं होता है। जाति का मूल्यांकन तब होता है जब व्यक्ति नया होता है। ग्रामीण के निषाद कहाँ है आपके हिसाब से? कहेंगे हमारे साथ हैं, फिर संजय क्या करेंगे? संजय निषाद एक राष्ट्रीय पार्टी मैं कह रहा हूँ, एक एमएलसी हो गए, बीजेपी के साथ अलायंस है, निषाद कह रहे हैं वो मेरे नेता हैं, फिर विजय बहादुर यादव कहाँ गए? निषाद कहाँ? आप बताइए कौन निषाद कर रहा हमारे नेता है? अभी एक महिला का वर्जन उन्हीं के पार्टी का आपने सुना कि संजय ने ठग लिया। आपके हिसाब से संजय ठग है? आप चले जाइए गाँव आप पूछ लीजिए निषाद पार्टी के जो लोग उस समय सदस्य बने थे, आज 75% लोग विजय बहादुर यादव के साथ हैं। हम नहीं कर रहे हैं, आप खुद चले जाइए, वजन ले लीजिए। देखिए 4.5 साल बीत गया और वह उसी सरकार में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। थाने पे दुर्दशा होती है, संजय निषाद का पता नहीं लगता है। आप कहीं कोई घटना घटती, संजय निषाद का पता नहीं लगता है। संजय निषाद, आप बता दीजिए, आज आरक्षण की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा की एक कार्रवाई में बता दें, जब से सांसद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से एक कार्रवाई दिखा दे जिसमें आरक्षण के बारे में उनके बेटा बोले हो। देखिए, जब व्यक्ति पद पे आवे क्या करता है, इसका मूल्यांकन आम जनता करती है। अच्छा सर, एक सवाल और जी, अखिलेश जी कह रहे हैं 400 पार, बीजेपी कह रही है 350, लेकिन बीजेपी का एक तर्क सही है कि 300 पार तो हुई है, लेकिन आज तक आप 300 पार तो कभी हुए नहीं और आप 400 की बात करने लगे। मतलब अब हमको थोड़ा समझा दीजिए ये क्या फार्मूला है कि 300 पार कभी आप हुए नहीं? बीजेपी तो कर रही है 350, मतलब 300 से ऊपर उसको सीट मिला था 2017 के विधानसभा के चुनाव में, लेकिन आपके पास कौन सा फार्मूला है कि 400 पार आप बात कर रहे हैं? वो सारा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, और आप 2017 के और 2014 के इनके घोषणा पत्र को देख लीजिए, इनके जितने वादे हैं, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे युवाओं को, एक बता दीजिए कि कहाँ नौकरी का सृजन हुआ, कहाँ बच्चे पाए। आज आप तो कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। अब भाई कह रहे हैं, तू तो कहते पकौड़ा बनाओ रोजगार है, खलासी बनाओ ट्रक का रोजगार है। इसको रोजगार अगर आप मानते हैं, बीटेक एमटेक लड़के अगर इसको रोजगार मानते हो तो मान लेंगे, वो स्वरोजगार है ना। नहीं, आप देखिए इस तरीके की बात को घुमाना तो मोदी जी जानते हैं, आप मत घुमाइए, मीडिया साथी हैं। हम ये कहेंगे कि मैं घुमा नहीं रहा, मैं सीधे बात कर रहा हूं ना, आप घुमा रहे हैं, हमको तो लग रहा है आप घुमा रहे हैं। नहीं, और दूसरी चीज, महंगाई पे बड़े बड़े घोषणा किए गए थे, आप एक आइटम बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि मोदी जी की या योगी जी की सरकार में यह चीज सस्ती हो जाए। दाल बता दीजिए, आप चीनी बता दीजिए, चाय पत्ती बता दीजिए,
दवा बता दीजिए कि फला दवा सस्ती हो गई है। आप बता दीजिए मिट्टी का तेल कोटों से गायब कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से लोगों को बिजली का कनेक्शन फ्री दे दिया गया। लोगों ने समझा कि बिजली बिल ही नहीं देना पड़ेगा। आज बिजली पर आपको टोकूंगा जी। विजय बहादुर यादव सच बोलेंगे, 2017 के पहले जो बिजली की व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में, हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि बदला है? महंगाई उसके बाद आता है। मैं बिजली की, अभी आप कहेंगे कि बिजली का रेट बढ़ गया, लेकिन मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, दिल पर हाथ रख के बोलिए, सच बोलिएगा, क्योंकि विजय बहादुर यादव विवाद के लिए जाने जाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिजली व्यवस्था ठीक हुई है? हमको आप बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी कहे थे जीडी ऑफिस से कि गोरखपुर बिजली कटौती मुक्त। हम तो नहीं जानते कटौती मुक्त हो गया। आज आप बता दीजिए। आपसे बेहतर आपकी सरकार, मैं सवाल, हमारी सरकार से बेहतर कैसे हो सकता है? हमारे सरकार में आप बताइए 4 रुपया यूनिट से नीचे बिजली का मैं उस पर आऊंगा, आपकी बात से सहमत हूँ कि बिजली का रेट महंगा। मैं कह रहा हूँ बिजली व्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ हुई कि नहीं हुई? सुदृढ़ करने में किसकी भूमिका थी? आप बता दीजिए। 5 साल में रहे, नहीं, गाँव में सड़क बनवाए, कुशीनगर एयरपोर्ट आपकी सरकार में रखा गया, आधारशिला रखा गया, सब कुछ कह रहे हैं कि आप कहते हैं एम्स जो है हमारी सरकार, तो 5 साल में आपने किया क्या? सब कुछ अधूरा छोड़ के चला गया। आप बता दिए किसी मकान को बनवाने में हमको हमारा पैसा है, हम अपने मन से काम करते हैं, जितना चाहते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी एक मकान को कंप्लीट करने में 4-5 साल लग जाता है। आप हमको बता दीजिए, अगर आदरणीय अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सेस हाईवे को दिया, भू अधिग्रहण का पैसा दिया, अब तक नहीं पूरा हुआ। आप यही बता दीजिए 23 महीना में 302 किलोमीटर 6 लेन का आदरणीय अखिलेश यादव ने पूरा कर दिया। हम एक बड़ा क्वेश्चन आपसे करने जा रहे हैं, गोरखपुर और बनारस की कनेक्टिविटी को आप ले लीजिए। हम इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हमने किया। आज आप चले जाइए यही नौसर की बाघागाड़ा से लेकर के आप बनारस तक चले जाइए, आपके सामने काम है। बड़ागंज गोरखपुर तक आता है, ठीक, गोरखपुर भी आता है। आप देख लीजिए 7 साल की सरकार में क्यों नहीं पूरा हो गया? अगर जो सारे काम यह पैदा करके ये शिलान्यास करके उद्घाटन कर रहे हैं, तो यह काम का क्यों नहीं उद्घाटन कर दिए? हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री का शहर, एक प्रधानमंत्री का शहर। देखिए मित्र, वो तो कर रहे हैं, हाँ बताइए। था उसका अखिलेश जी ने पैसा पूर्ण नहीं किया, 75% भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयास कुछ किया ही नहीं। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ कहाँ मामला आता है? ये केंद्र की सरकार है, केंद्र की सड़क है, केंद्रीय सड़क की बात हम कर रहे हैं भाई साहब, हम केंद्रीय सड़क की बात कर रहे हैं। जो यहाँ से आप जाती बनारस सड़क की बात कर रहे हैं, यह कहाँ प्रदेश सरकार की स्टेट में? इसका भू अधिग्रहण कहाँ होना था? ये तो सब कुछ था, सारी सड़क पर 1 इंच कहीं जमीन एक्वायर नहीं करनी थी। आज जो भी एक्वायर करनी थी, आज हमको आप बता दीजिए 7 साल इनका केंद्र में सरकार हो गया, आज 25 साल काम नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप एक आदमी से उम्मीद करते हैं कि 5 साल में परियोजना पूरा कर देगा, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कितनी परियोजना पूरा कर दी? नहीं, हम कितनी परियोजना की बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर सवाल यह आता है, हाँ। आप एम्स की बात होगी तो आपसे आप लेंगे, कुशीनगर एयरपोर्ट की बात होगी तो आपने जो हमने दिया बजट निकाल लीजिए, और बजट निकाल लीजिए, कुछ आपने किया, सब कुछ आपने किया, तो ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री उस समय मैं मान रहा हूँ, आप आ जाइए बात को, तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव वह पढ़े लिखे और अनुभवी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए अनुभवी रहे हैं कि उनके पास एमटेक की डिग्री है, और वो जानते हैं अधिकारियों से कैसे काम लेना है, वो टेक्निकल है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। तो हम तो कह दिए भाई कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव टेक्निकल हैं, तो उनके काम में इनके काम में किसान टेक्निकल नहीं है। कैसे टेक्निकल है? हमको बता दीजिए कौन सी टेक्निकल डिग्री है? कौन सी टेक्निकल डिग्री है उनके पास? एमएससी की है। कहाँ एमएससी की है? अगर आप उस पार्टी के विधायक हमको जानकारी है, बाबा जी के साथ रहे हैं आप, हमको जानकारी है के सबसे करीबी विधायक हुआ करते थे। देखिए, हमको जो उनके बारे में जानते हैं, हम बहुत कायदे से जान रहे हैं, और जितनी डिग्री वो भी जान रहे हैं, और उनके एजुकेशन और उनके आदरणीय अखिलेश यादव के एजुकेशन और काम करने की शैली इनके बड़ा फर्क है। देखिए, धरातल पर काम करना ही आप देख लेंगे कितना फर्क है दोनों के बीच में। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, इस कोरोना काल में हमसे एक मीडिया के साथी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई आपदा थी,
हम क्या केरल में आपदा नहीं थी? केरल में भी तो आपदा थी, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन गैस सबको मिला। आप उधर वो कहे कि आप तो बहुत जोरदार लंबी तैयारी की। हम कहे लंबी तैयारी क्या है, हम पॉलिटिकल हैं, हमको चाहिए समाज के बारे में, देश के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश आपदा प्रबंधन में माहिर है। आज आप बता दिए बंगाल का चुनाव करवाते रहे और दूसरे चरण के कोरोना में पूरा उत्तर प्रदेश तबाह रहा, यहाँ तक का तबाह रहा। आपको बता दें किसी को मेडिकल कॉलेज में बेड की व्यवस्था नहीं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं, ऑक्सीजन गैस नहीं। आप कैसे मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री की योजनाएं बेहतर है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। विजय बहादुर यादव कोरोना काल में, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विजय बहादुर यादव ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया और बाढ़ प्रभावित जब गोरखपुर पूरा बाढ़ से त्रस्त था तो विजय बहादुर ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर सवाल आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी से, आप ही से मैं पूछूंगा क्योंकि आप विधायक रहे हैं। सवाल आता है कि कोरोना काल में आपके विधायक मुख्यमंत्री जी कहाँ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहाँ रहे? फिर सवाल आता है वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? देखिए, हर घर के मुखिया का वह काम होता है कि सबसे पहले हम घर के सारे लोगों को खुश कर लें। अगर घर में भोजन बना है तो हम देख लें कि हमारा बच्चा खाया कि नहीं खाया, हमारे बीमार लोग खाए कि नहीं खाए। जितने सदस्य हैं हमारे आदमी, हमारे लोग, जो लोग हमारे साथ चलते हैं, पहले उनको भोजन कराओ तब खाओ। इसी सिद्धांत पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव सवाल आता है, आगे कहते हैं कि सबसे अंतिम व्यक्ति मैं हूँगा जो मैं वैक्सीन सबको संक्रमित करके। फिर सवाल आता है विधानसभा का चुनाव है, लाखों लोगों की भीड़ होगी, अखिलेश यादव पहुंचेंगे, सब लोग लगवा चुके होंगे, क्या वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे? अगर उनको कोरोना हो गया फिर सवाल वो कह रहे हैं कि 24 करोड़ प्रदेश की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि 24 करोड़ की बात कर रहे हैं, अंतिम पायदान पे वो खड़े कह रहे हैं कि मैं अंतिम व्यक्ति हूंगा। लेकिन सवाल यह आता है कि वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको जनसभा करना होगा, तमाम जनसभाएं करेंगे। लेकिन फिर सवाल आता है जनसभा करेंगे तो लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे? आपसे हम बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मीडिया के साथी हैं जी। मोदी जी जब जनसभा करते हैं तो जनसभा के बीच में और जनता के बीच की कितनी दूरी होती है? क्या आम जनता तो कभी तो मेरा फिर सवाल आपकी बात से मैं समझ, लेकिन मैं सवाल का जवाब उत्तर दे रहा हूँ। मोदी जी ने तो कभी कहा नहीं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। नहीं, बात ये नहीं है जी, हम दूरी की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी वीआईपी पर्सन चलता है तो उसके और आम पब्लिक के बीच की नहीं। अखिलेश जी तो आप कहते हैं ना, समाजवादी कहते हैं, अखिलेश जी जो है समाजवाद का पूरा सिद्धांत जानते हैं, लोहियावादी हैं, वो तो बीच में चले जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन सवाल फिर आता है 24 करोड़ जनता के बीच में अगर जाएंगे तो संक्रमित नहीं हो सकते हैं क्या? वो नहीं, संक्रमित कर भी देंगे। यह क्वेश्चन तो जो आप कर रहे हैं, आप मीडिया के साथी हैं, हम आपको बता दें वो तो कर रहे हैं ना कि आप बताइए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी क्षमता पहले से कम हो और जिस व्यक्ति के खाने पीने की व्यवस्था बेहतर ना हो, तो सबसे पहले तो उसका दायित्व होता है कि उसको कम से कम वैक्सीन लग जाएगी, उसकी जिंदगी सुरक्षित होगी। तो सबसे पहले तो उसका अधिकार होता है ना। सबसे पहले कहते हैं ना कि माँ अगर 4 बेटे हैं और जो कमजोर होता है 3, सबसे पहले उन पर ध्यान देती है। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे। विजय बहादुर यादव ग्रामीण विधानसभा से संभावित उम्मीदवार है, पूरा गोरखपुर जानता है, गोरखपुर के लोग भी जानते हैं। सवाल यह है कि विजय बहादुर यादव का टक्कर किससे है? बीजेपी से है कि या किससे है? देखिए, हमारा टक्कर कैसे किसी से होगा? हम टक्कर वाली बात नहीं करते। हमारे दल से टक्कर गोरखपुर में लेने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ता। हम तो बार बार आप लोगों के माध्यम से कहे हैं कि एक ऐसा ओवरब्रिज बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। एक ओवरब्रिज बता दीजिए, एक जल निकासी की व्यवस्था में एक पंप हाउस, पंपिंग स्टेशन बता दीजिए। आज बता दीजिए पूरा गोरखपुर जलमग्न था और जो पंप लगे थे हमारी अपनी सरकार में, उन पंपों की क्षमता का केवल 25% उपयोग हो पा रहा था। पंप सब खराब पड़े थे। ठीक है, पंपिंग स्टेशन चले नहीं, जल निकासी हुई नहीं, जल का प्रबंधन ठीक हुआ नहीं, महंगाई मारे जा रही है, इस पुलिस प्रशासन से लोग भयभीत हैं और इस कोरोना काल में प्रबंधन ठीक नहीं रहा। किसके आधार पर आप कहना चाहते हैं कि लड़ाई लड़ेगा? व्यक्ति देखता है। देखिए, जनता शासन में बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो वो लड़ाई में आता है। हम किसको लड़ाई में मान लें? आप हमको बता दीजिए। लड़ाई तो हम मानते बेहतर तब मानते जब काम किए होते। आज अब क्या देने से कि सीएम सिटी है,
आज आम जनता कह रही है कि हम तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं एक ओवरब्रिज का नाम गिनवा दें। आप पूछ लीजिएगा कि आप विजय बहादुर यादव ये क्वेश्चन छोड़े हैं। एक पंपिंग स्टेशन बता दें कि गोरखपुर कटोरा उसका जल निकासी की व्यवस्था के लिए हमने एक नया पंपिंग स्टेशन लगवा, एक लगवा दें। मान ले हम कह देंगे कि सब जीत जाएंगे, हम कोई नहीं जीतेंगे। एक बता दें आप नहीं, हमको बता दें यह विकास के लिए आवश्यक ही नहीं आवश्यक है जी। आप जल निकासी की व्यवस्था छोटी से नहीं कर सकते हैं? जो ये 50 लाख का पंपिंग स्टेशन है उसको नहीं लगवा सकते हैं? यही राम घाट बना अच्छी बात है ना, नहीं बना राम नहीं, हम बना स्वागत है जी। लेकिन आप बताइए सबसे अधिक जब हम लोगों के परिजन खुदा न खास्ता नहीं रहते हैं, उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं तो बरसात में सबसे अधिक दिक्कत होती है। आप पूरे रामघाट में 2 साल से 3 फुट का पानी है और जो माननीय आजम साहब ने बनवाया था राप्ती नदी के जस्ट बगल में वही घाट काम कर। आजम साहब से ज्यादा आप तो आजम साहब को छोड़ दी, आपकी पार्टी छोड़ दी। कहाँ छोड़ दी? जेल में है बेचारे। कहाँ सड़क, समाजवादी कहा जाता है कि सड़क पर आते हैं, समाजवादी आंदोलनकारी होते हैं। आजम खान के लिए कितनी बार आप सड़क पर आए? अरे आजम साहब के लिए हमारी पार्टी सदर आजम साहब के साथ है। न्यायालय, हम लोग तो न्यायालय की पक्षधर रहे हैं और न्यायालय से उनको न्याय मिल रहा है, हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, पार्टी भी लगी हुई है। आजम साहब से कभी नहीं दूर थे। हम तो कहते हैं विजय बहादुर तो इंसान की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात की होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम तो रोज चौपालों में कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान और अफगानिस्तान पाकिस्तान करके वोट लेना चाहते हैं। विजय बहादुर को सबसे पहले इंसान की जरूरत है। अच्छा इंसान बनाओ, वो किसी तरीके से रहे, पढ़ा लिखा होगा, कहीं बलवा नहीं होगा, कहीं लड़ाई नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इंसान बनाने की पीड़ा देनी चाहिए ना। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके एजेंडे में है हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मियाँ। आज चाइना घुसे पर आ रहा है, आज आप कश्मीर को बांट दिए और उसके बाद भी आज वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं, स्टेशनों पर लंबी लाइन लगी हुई है। यही है ना भारतीय जनता पार्टी के विकास का एजेंडा। आज हमको बता दीजिए, देश में आज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 7 साल में किया। हम एक बात सही बोलते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ 7 साल में आपने किया। आपने यह किया कि सबकी कमाई का पसीने का पैसा 70 साल लगा और उस पसीने के पैसा से रेल खड़ी की गई, उस पसीने से बैंक खड़ा किया गया, उस पसीने से भारतीय दूरसंचार खड़ी की गई, उस पसीने से एयरपोर्ट खड़ा किया गया, उस पसीने से बंदरगाह खड़ा कर दिया गया, उसी पसीने के पैसे से, सबके टैक्स के पैसे से एयर इंडिया खड़ी की गई थी और एक एक करके आप बेचते चले गए। और उसके बाद कह रहे हैं कोरोना काल में कि बच्चों को देने के लिए वजीफा का पैसा नहीं है, योगी जी सबसे पहले हाथ खड़ा कर लिया। आप बता दीजिए, यही है ना भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना। विस्टा बनाने के लिए 22,000 करोड़ रुपया आपके पास है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिस विमान से चलते हैं उस विमान को खरीदने के लिए पैसा है, बाढ़ के समय में डोंगी नहीं दे पाते हैं, कम से कम स्टीमर तो देते हैं। वो अभी तो आज आधुनिक भारत की कल्पना करनी चाहिए, NDRF देते। यहीं बगल में 12 साल का बच्चा महेवा में वर्मा परिवार का हमारे सामने थर्माकोल पर मर जाता है, पुलिस वाले दौड़ते हैं, बचा नहीं पाते हैं। थर्माकोल के नाव पर आदित्य वर्मा नाम था उस बच्चे का। आप कह रहे हैं कि लड़ाई किससे? हम कहते हैं काम की चर्चा समाजवादी घर घर कर दिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एक भी सीट जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो तो 3 सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया, उनको कृपा। जब जी गोरखपुर लाइव से बात की, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।